हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग बाय डैड सर। आज हम लोग एडवांस सर्वेइंग में पढ़ेंगे ईडीएम के बारे में। ईडीएम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट। तो ईडीएम क्या होता है, इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अब तक हम लोग जो सर्वेइंग में इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते थे, जैसे कि वो चेन सर्वे हो, डंपी लेवल हो, या फिर आपको थियोडोलाइट हो, टैक्योमीटर हो, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स से आप सिर्फ टैक्योमीटर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर सकते थे। लेकिन उसमें भी आपको एक टेडियस फॉर्मूला याद रखना पड़ता था। फिर आपको उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके उसको जब आप किसी भी साइट पे आप जब मेजरमेंट्स ले रहे होंगे तो आपको वहां कैलकुलेशंस करने पड़ते होंगे, तब जाके आपको किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस पता चलता है। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए इन्वेंट हुआ था ईडीएम। तो ईडीएम कैसे वर्क करता है? ईडीएम वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपेगेशन, उनके रिफ्लेक्शन और फिर उनके सब्सिक्वेंट रिसेप्शन करके उनके वैल्यूज को एलसीडी डिस्प्ले में डिनोट करना। मतलब कि इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट होंगे, वो फिर जिस पॉइंट का आपको डिस्टेंस जानना है वहां से रिफ्लेक्ट होंगे और फिर उसे वापस रिसीव इंस्ट्रूमेंट पे करके फिर उन्हें डीमोड्यूलेट करके उनसे डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। तो ये इसका बेसिक काम है ईडीएम का। जब हम ईडीएम को कंबाइन कर देते हैं थियोडोलाइट के साथ, तो फिर ये थियोडोलाइट की जो पर्पस है, जैसे कि वर्टिकल एंगल मेजर करना, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना, तो ये सारे पर्पस के साथ जब वो यूज करते हैं तो वो कहलाता है टोटल स्टेशन। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ईडीएम किस पे बेस्ड है, क्या किस लॉजिक पे बेस्ड है? तो ईडीएम बेस्ड है हार्ड वायर्ड एल्गोरिदम पे बेस्ड। अब हार्ड वायर्ड एल्गोरिदम क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर्स जनरली दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्टवायर एंड दूसरा हार्डवायर। सॉफ्टवायर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसे यूजर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने रिजल्ट जिस तरह से उसे चाहिए उसके हिसाब से वो एल्गोरिदम यानी कि प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकता है, तो इससे उसको रिजल्ट उसके फेवर में मिलेंगे। ये वो अपने लेवल पे भी कर सकता है। बट हार्डवायर वो एल्गोरिदम्स होते हैं जिनको आप साइट पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से तुरंत चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर अगर उस पार्टिकुलर मेजरमेंट के लिए अगर सेट किया गया है तो वो उसी पार्टिकुलर मेजरमेंट को ही शो करेगा। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसके रिजल्ट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर चेंज करना है तो आपको वो मेमोरी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, आपके इंस्ट्रूमेंट वापस लैब में जाएगी, फिर से वहां कैलिब्रेट होगी, फिर उसमें दूसरी एल्गोरिदम डाली जाएगी, तब फिर आप उससे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि साइट पे जिस इंस्ट्रूमेंट के एल्गोरिदम को आप चेंज कर सकते हैं वो सॉफ्टवायर होता है, और जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं वो हार्डवायर होता है। तो ईडीएम भी हार्डवायर एल्गोरिदम पे बेस्ड है। मतलब है कि इसमें जो रिजल्ट्स आपको शो करेंगे आप उसे अपनी कन्वीनियंस से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब ईडीएम के इक्विपमेंट्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं, ईडीएम्स कैसे क्लासिफाई होते हैं? तो ईडीएम्स क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरियर वेव्स यूज्ड। जो भी कैरियर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम यूज करते हैं उसके बेसिस पे इसके इक्विपमेंट्स क्लासिफाई होते हैं। जैसे हम यूज करते हैं माइक्रोवेव को, विजिबल लाइट को और इंफ्रारेड को। हम लोग सिर्फ ये तीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज करते हैं ईडीएम में डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। अब जो माइक्रोवेव्स को यूज करते हैं, तो क्योंकि माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो ये कहलाती है लॉन्ग रेंज इंस्ट्रूमेंट। अब सबसे पहला डिवाइस जो माइक्रोवेव को यूज करते हुए इन्वेंट हुआ था वो था टेलुरोमीटर। फिर आता है विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको माइक्रोवेव से भी ज्यादा होती है, बट इसके रेंज जो है वो माइक्रोवेव वाले इंस्ट्रूमेंट से कम होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने के कारण ये इसकी जो रेंज है वो और कम हो जाती है। जो कम इसके कंपैरेटिवली कम फ्रीक्वेंसी था तो उसकी रेंज जो भी थी उसके कंपैरेटिवली इस फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाने से वेव्स के लॉस के कारण इसकी जो रेंज हो जाती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव से ज्यादा होने के बावजूद भी इसकी जो रेंज होगी वो मीडियम रेंज की होगी। मतलब हम लोग जब माइक्रोवेव यूज करेंगे तो हम लॉन्ग रेंज तक रीडिंग कर सकते हैं, जब हम विजिबल लाइट यूज करेंगे तो फिर हम मीडियम रेंज तक कर सकते हैं। विजिबल लाइट में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो होता है जियोडीमीटर। फिर आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट से थोड़ी कम होती है, बट इसके रेंज बहुत शॉर्ट होते हैं। ये
500 to 800 मीटर्स तक के रीडिंग्स ही ले सकता है। उसमें भी अगर आप प्रिज्म की क्वांटिटी बढ़ा दें, अगर आप एक प्रिज्म या दो प्रिज्म से आप ले रहे हैं रीडिंग्स, तो आप 800 से 1 किलोमीटर तक की रीडिंग ले सकते हैं, बट उससे आगे इंफ्रारेड के इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं हो सकते हैं। तो इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है डिस्टोमैट। तो ये 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ईडीएम के कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। फर्स्ट टेल्यूरोमीटर, सेकंड जियोडीमीटर एंड थर्ड डिस्टोमैट। अब हम बात करेंगे इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले लॉन्च हुआ था 1936 में जियोडीमीटर। जियोडीमीटर बहुत ही हैवी इंस्ट्रूमेंट था। इसके ऑब्जर्वेशंस आप सिर्फ रात में ले सकते थे, क्योंकि ये विजिबल लाइट पे बेस्ड था, तो इसलिए इसके साथ ये लिमिटेशन थी कि इसके रीडिंग सिर्फ नाइट टाइम पे ही लिए जा सकते थे। इसमें आप एक एंड पे इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं जहां से आपको रीडिंग लेनी होती है, और जिस पॉइंट की आपको रीडिंग लेनी है उस पॉइंट पे आप एक रिफ्लेक्टर सेट करते हैं। जब आप इंस्ट्रूमेंट से विजिबल लाइट को ट्रांसमिट करते हैं तो वो प्रोपेगेट हो करके अपने दूसरे पॉइंट पे जहां रिफ्लेक्टर होता है वहां से रिफ्लेक्ट होता है, और फिर वापस उसी इंस्ट्रूमेंट पे वो वेव्स आता है और फिर उसके रीडिंग्स को नोट किया जाता था। इसमें लाइट रेडियो वेव्स यूज किए जाते थे। फिर इन सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए आया टेल्यूरोमीटर। टेल्यूरोमीटर भी रेडियो वेव्स पे ही काम करता था, बट उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ा दी गई थी। तो टेल्यूरोमीटर की बेनिफिट क्या था कि वो इंस्ट्रूमेंट लाइटर था, और उसमें जो रीडिंग्स थे वो नाइट में तो लिए ही जा सकते थे, बट डे में भी लिए जा सकते थे। इसमें क्या करते थे कि इसमें 2 आइडेंटिकल इंस्ट्रूमेंट्स ए पॉइंट पे भी रखते थे और बी पॉइंट पे भी रखते थे। मतलब जहां से रीडिंग लेना है वहां पे भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा, और जहां तक की रीडिंग लेना है वहां भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा, और ये सिर्फ एक स्विच की मदद से चेंज हो सकता था। मतलब हम रिसीवर और जो वेव्स प्रोपेगेट करता है, जो इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसे हम लोग एक बटन की मदद से, एक स्विच की मदद से इसका रोल चेंज कर सकते थे। तो जो हम लोग बी पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट को जब रखते हैं तो वहां वाले इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या करते हैं कि स्विच की मदद से उसे रिसीवर बना देते हैं, और जो वेव प्रोपेगेट करता है वो आपका मेन इंस्ट्रूमेंट रहता है। तो इससे क्या होता है कि ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे जिसपे जियोडीमीटर वर्क करता था कि ये वेव्स को प्रोपेगेट करता है, फिर वेव्स वहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस रिसीव होते हैं, और फिर उससे आपको रीडिंग्स एलसीडी स्क्रीन पे मिल जाती थी। इसके बाद आया डिस्टोमैट। डिस्टोमैट बहुत ही छोटा और लाइट इंस्ट्रूमेंट है। डिस्टोमैट इंफ्रारेड को यूज करता है। ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट आया, और डिस्टोमैट को आप थियोडोलाइट के साथ जब अटैच कर देते हैं तो फिर वो बन जाता है टोटल स्टेशन। तो डिस्टोमैट के ये फायदे थे कि टेल्यूरोमीटर और जियोडीमीटर थियोडोलाइट के साथ अटैच नहीं किए जा सकते थे। जब डिस्टोमैट लॉन्च हुआ तो डिस्टोमैट थियोडोलाइट के साथ अटैच करके टोटल स्टेशन इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया। इससे हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ साथ हॉरिजॉन्टल एंगल एंड वर्टिकल एंगल भी मिला। अब हम बात करेंगे वो बेसिक फंक्शंस की कि ईडीएम किस बेसिस पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले ईडीएम से वेव जनरेट किए जाते हैं। जनरेट करने के बाद वेव्स मॉड्यूलेट होते हैं, इनकी मॉड्यूलेशन की जाती है। मतलब है कि जो कैरियर वेव होते हैं, जो आप रिफ्लेक्ट करने वाले हैं या जो आप करते हैं रिफ्लेक्ट, तो उसे मॉड्यूलेट किया जाता है उन वैल्यूज के साथ जो आपको सिग्नल मेजर करके देंगे। तो इसे मॉड्यूलेट करने के बाद फिर जब ट्रांसमिट करते हैं तो ये किसी मीडियम से प्रोपेगेट करता है, और वो प्रोपेगेट करके आपके रिफ्लेक्टर तक पहुंचता है। फिर वहां से वो रिफ्लेक्ट होता है, और फिर आपके वापस जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने जनरेट किया था वहां ये रिसीव किया जाता है। फिर इसे वापस डीमॉड्यूलेशन किया जाता है। तो जो आपके इंफॉर्मेशन जिस सिग्नल वेव्स में रहते हैं उन्हें डीमॉड्यूलेट कर लिया जाता है, और फिर उससे जो आंसर है, जो आपका डिस्टेंस जो वो मेजर करके आते हैं, वो आपको स्क्रीन पे एलसीडी डिस्प्ले पे शो कर दिया जाता है। तो ये है बेसिक फंक्शंस ईडीएम का। अब मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? हम जो कैरियर वेव यूज करते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी के वेव यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वो आपके सिग्नल को मेजर करने की कैपेसिटी उनमें नहीं होती है। तो ये तो सिर्फ एक मीडियम होता है जिससे आपका ये मेजरिंग सिग्नल का जो वेव है वो साथ में ट्रेवल कर सके। तो जब हम मेजरिंग सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ कंबाइन कर देते हैं तो वो कहलाता है मॉड्यूलेशन। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा मेजरिंग सिग्नल है, जो मेजर करेगा, वो आपको इन वेव्स के साथ ट्रेवल करता है। यही वेव्स डिसाइड करते हैं कि ये लॉन्ग रेंज जाएगा या मीडियम रेंज जाएगा। उसी हिसाब से हम अपना रिफ्लेक्टर प्लेस करते हैं। फिर वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वो वापस रिसीव होने के लिए इंस्ट्रूमेंट पे आ रहा होता है
तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट पे उसे डीमॉड्यूलेट करते हैं। तो डीमॉड्यूलेट का मतलब क्या हुआ कि अब जिस फ्रीक्वेंसी, ये जो हमारी मीडियम थी जिसपे हमारी मेजरिंग सिग्नल कैरी कर रही थी, अब हमें इसका काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि डीमॉड्यूलेट करके इस मेजरिंग वेव्स को फिनिश कर देंगे और जो हमारी मेजर्ड सिग्नल होगी वो कुछ रीडिंग लेकर के आ चुकी होगी जो डिवाइस में डिस्प्ले होता है, जो मेजरमेंट। तो ये होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अब इसके ऑपरेशंस कि ये ऑपरेट कैसे करता है, तो सबसे पहले हम लोग स्टेशन पे इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं ट्राइब्राच की मदद से। ट्राइपॉड स्टैंड लगा करके हम लोग ट्राइब्राच सेट करते हैं और उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्टेशन पॉइंट। इसके बाद हम लोग जिस पॉइंट का हमें डिस्टेंस चाहिए वहां पे रिफ्लेक्टर सेट करते हैं। तो रिफ्लेक्टर कैसे सेट करते हैं कि हम लोग वहां पे भी ट्राइब्राच सेट करते हैं और फिर उसके ऊपर रिफ्लेक्टर सेट कर देते हैं। अब रिफ्लेक्टर या तो वो सेम इंस्ट्रूमेंट होगा या फिर वो रिफ्लेक्टर होगा, वो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है कि हम जियोडीमीटर यूज कर रहे हैं या डिस्टोमेट यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम एमिंग करते हैं कि जो भी हमें टेलीस्कोप थियोडोलाइट का अवेलेबल है या फिर जो भी साइटिंग डिवाइस है, हम लोग उसकी मदद से हम लोग सामने बी पॉइंट पे जो हमने रिफ्लेक्टर रखा है उसे हम लोग एम करते हैं। तो एम करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि एलसीडी पैनल में हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं मेजरमेंट करने के लिए। तो हम लोग जैसे ही मेजर का बटन प्रेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ईडीएम सारे काम जो है वो इंटरनली करता है। हम जैसे ही मेजर का बटन प्रेस करते हैं तो वो वेव्स को ट्रांसमिट करता है, मॉड्यूलेट करता है, प्रोपेगेट करता है और फिर रिफ्लेक्टर से वो रिसीव भी कर लेता है। ये सब बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होता है, इसे हम लोग नॉर्मल आई से देख नहीं सकते हैं। तो ये सब होने के बाद हमें एलसीडी पे हमारा रिजल्ट आ जाता है जिसे हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं या तो मैनुअली या फिर उसे मेमोरी में सेव रहने देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए ये किस कॉन्सेप्ट का यूज करता है, ये किस तरह से इसके फॉर्मूला क्या होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आपका स्टेशन ए है, यहां आपने इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया, ये आपका स्टेशन बी है, यहां आपका रिफ्लेक्टर सेट हो गया। तो क्योंकि हमें पता है कि वेव्स जो प्रोपोगेट होंगे वो बी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के वापस ए पॉइंट पे आएंगे, इसका मतलब है कि अगर हम इस डिस्टेंस को डी मानते हैं, ये डिस्टेंस अगर डी है तो वेव्स जो है वो 2D डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर हम डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो अगर ये 2D डिस्टेंस कवर कर रहा है तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो ये वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 2 होगा। अब क्योंकि ये बहुत माइक्रो सेकेंड्स में होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होता है, तो टाइम कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट था। तो इसके लिए आया फेज डिफरेंस मेथड। अब फेज डिफरेंस मेथड क्या होता है ये समझते हैं। फेज डिफरेंस मेथड के कैलकुलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को समझेंगे। देखिए ये हमारा पॉइंट ए, यहां हमने इंस्ट्रूमेंट सेट किया, ये पॉइंट बी है, यहां हमारा रिफ्लेक्टर था। अब हमें ये डिस्टेंस डी कैलकुलेट करना है। अब हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक वेवलेंथ होता है, तो जब हम वेव यहां से प्रोपेगेट करते हैं तो वो अपनी वेवलेंथ पूरी करते हुए बी पॉइंट तक जाता है। अब ये जो पूरा डिस्टेंस है ये लैम्डा होगा उसका वेवलेंथ, फिर ये लैम्डा होगा, इस तरह से करते करते ये बी पॉइंट तक पहुंचता है। अब यहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाने में अगर कुछ फेज लॉस होता है, अगर कुछ फेज वेवलेंथ का लॉस हो जाता है या नहीं होता, अगर नहीं होता है तो ये जितने लैम्डा से गया था उतने लैम्डा से वापस आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू लैम्डा। जितना भी अगर हम ये पूरे डिस्टेंस को कवर करना चाहें, ये 2D डिस्टेंस को, तो हमारे पास ये 1 लैम्डा, ये 2 लैम्डा है, तो जितने भी लैम्डा होंगे n होगा नंबर और इसके साथ होगा लैम्डा ये डिस्टेंस, तो हमारा टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हम लोग n लैम्डा बाई 2 कर सकते हैं तो हमारा d आ जाएगा। बट क्या होता है कि फेज लॉस होता है, जब भी वो रिफ्लेक्ट होता है रिफ्लेक्टर से तो कुछ ड्यूरेशन का लॉस होता है। तो ये ड्यूरेशन क्या होता है, वो ये डिस्टेंस d होता है। जब ये यहां से रिफ्लेक्ट किया, अगर ये लैम्डा था तो ये वाला डिस्टेंस जो लैम्डा नहीं था तो ये वाला डिस्टेंस इसका लॉस हुआ। ये लॉस कहां हो गया, ये यहाँ रिफ्लेक्टर पे हो गया। तो ये लॉस, अब ये लैम्डा लैम्डा कंटिन्यू चलता रहा, लेकिन लास्ट में ये ए पॉइंट पे वापस ये लैम्डा जो यहाँ कंप्लीट होता है ये ए पॉइंट तक नहीं आ सका। मतलब हमारा ये डिस्टेंस डी जो है ये हमारा फेज डिफरेंस आया। तो इस डिस्टेंस डी को हम लोग कहते हैं फेज डिफरेंस। अब ये डी कैसे निकालते हैं, तो फेज डिफरेंस क्या होता है, हर पॉइंट का एक वेव, जो एक साइनोसॉइडल वेव होता है वो इस तरह से होता है।
तो इसके हर पॉइंट का, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, इन सारे पॉइंट का फेज होता है एंगल्स में। तो ए पॉइंट का फेज 0 डिग्री होता है, बी का 90 डिग्री होता है, सी का 180 डिग्री होता है, ये पॉइंट डी रहेगा तो इसका 270 डिग्री होता है, इस तरह से होता है। अब ये टोटल 360 का एक सर्किल होता है। अब 360 में कितना फेज का डिफरेंस आया ये हमें नहीं पता है, तो हम लोग इसे लेते हैं डेल्टा फाई। ये जो फेज डिफरेंस होता है इसे हम लोग कहते हैं डेल्टा इंटू फाई। तो अब ये डेल्टा फाई किसके रेस्पेक्ट में है? 360 के रेस्पेक्ट में है। तो अगर हम डेल्टा फाई बाई 360 देखें, यहाँ गलत दिखाया हुआ है, अगर हम इसको देखें डेल्टा फाई बाई 360, तो ये है हमारा फेज डिफरेंस एंगल्स में, कि ये इतने एंगल का फेज डिफरेंस 360 के रेस्पेक्ट में डेल्टा फाई का हमारा डिफरेंस आया। ये तो हो गया रेशियो। अब ये फेज डिफरेंस किस में आया है? वेवलेंथ में आया है। तो जब हम इसे वेवलेंथ से कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा फाई इंटू हमारा वेवलेंथ हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा इस डी डिस्टेंस का वैल्यू, फेज डिफरेंस का रेशियो कि कितने एंगल से डिफरेंस आया है, मल्टीप्लाइड बाई जो इसका फुल लेंथ था उसके रेशियो में ही वो ये वाला लेंथ होगा। तो ये हमारा जो निकल जाएगा ये हो जाएगा डेल्टा फाई बाई 360 इंटू लैम्डा। अब ये तो हो गया ये डी का। अब जो ये टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा यहां तक, इस डी वाले पॉइंट तक, इस डी वाले पॉइंट तक ये टोटल कितना हो जाएगा? n इंटू लैम्डा हो जाएगा। इसके बाद ये वाला वैल्यू ऐड कर देंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये n लैम्डा प्लस हम ये फेज डिफरेंस का वैल्यू, इसको अगर हम ऐड कर दें तो हमारा ये 2d डिस्टेंस हो जाएगा, एक बार d और एक बार रिटर्निंग में d। तो जब हमें d निकालना है तो हम 2 को इस तरफ ले आएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये टोटल वैल्यू तब बन जाता है लेंथ ऑफ वेव का d का फॉर्मूला 1/2 इंटू n लैम्डा प्लस डेल्टा फाई बाई 360 इंटू लैम्डा। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम यूज कर रहे हैं उसका लैम्डा हमें पता होता है, ये n ये इंस्ट्रूमेंट में कैलकुलेट हो जाता है कि ये कितने फेज कंप्लीट करके वापस आ चुका है, और ये डेल्टा फाई भी वो फेज डिफरेंस इंस्ट्रूमेंट में कैलकुलेट हो जाता है। इसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके हमें जो लेंथ होता है d वो बता देता है। तो ये है ईडीएम को यूज करते हुए फेज डिफरेंस मेथड से डिस्टेंस को मेजर करने का फॉर्मूला। अब हम लोग बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट के एरर्स की कि इंस्ट्रूमेंट में किस किस तरह के एरर्स आ सकते हैं। 3 तरह के एरर्स आ सकते हैं ईडीएम में। पहला है पर्सनल एरर, दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल एरर और तीसरा है नेचुरल एरर। अब ये क्या होते हैं? पर्सनल एरर होते हैं जो इनिशियली जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं तो उसके सेटअप में जो हम लोग जो इनएक्यूरेसी हो जाती है हमारी, वो है पहला पर्सनल एरर। दूसरा कि इंस्ट्रूमेंट या रिफ्लेक्टर के जो मेजरमेंट है वो रॉन्ग हो जाती है। मतलब जब हम इंस्ट्रूमेंट या रिफ्लेक्टर सेट करते हैं तो हम या तो डिवाइस को हिला देते हैं या फिर डिवाइस कहीं किसी टिल्ट करके प्लेस किया रहता है, तो वो सब हमारे पर्सनल एरर हो गए। उसके बाद जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटर्मिनेशन के जो एरर्स होते हैं, मतलब है कि हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटर्मिनेशन के साथ हमें इंस्ट्रूमेंट सेट करना होता है कि वहां पे अगर टेम्परेचर की वजह से या एटमॉस्फेयर की वजह से कोई इस तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कोई ऐसा एरर ना हो तो वो हमें पहले से ही चेक करके इंस्ट्रूमेंट सेट करना पड़ता है। अगर वो एरर होता है तो उस पॉइंट को साइड करके जो एक्चुअल डिस्टेंस आता है वो गलत आता है। तो ये सारे हो गए हमारे पर्सनल एरर्स। उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर जैसे कि कैलिब्रेशन एरर, जो हम इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं लैब में, अगर उसमें एरर रहेगा तो फिर हमारा रीडिंग्स गलत आएगा। उसके बाद चांसेस ऑफ गेटिंग अनस्टेबल फ्रीक्वेंट एरर्स। अब अगर एक एरर आ चुका है इंस्ट्रूमेंट में और वो अगर नहीं पता चल रहा है तो वो फ्रीक्वेंटली हर डिस्टेंस पे वो एरर ही दिखाता रहेगा, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ये हमें जल्दी पता नहीं चलते हैं। और तीसरा है कि एरर शोन बाय रिफ्लेक्टर। ये रिफ्लेक्टर क्या एरर शो करता है जब हम एक इंस्ट्रूमेंट को, अगर हम टेलीमीटर यूज कर रहे हैं और अगर हम दूसरे पॉइंट पे भी अगर हम इस डिवाइस को ही यूज कर रहे हैं और वहां अगर स्विच से उसको चेंज कर रहे हैं, रिफ्लेक्टर बना रहे हैं, तो वहां वो क्या एरर शो करेगा ये उस इंस्ट्रूमेंट के एरर पे डिपेंड करता है। तो ये सारे हो जाएंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इसके बाद आता है नेचुरल एरर्स। नेचुरल एरर्स यानी कि एटमॉस्फेरिक वेरिएशंस इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। जब आपने इंस्ट्रूमेंट सेट किया, आपने एटमॉस्फेरिक करेक्शंस कर दिए, लेकिन उसके बाद एटमॉस्फेयर में सडन चेंज हो गया, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया या राइज हो गया, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी में चेंज हो गया, तो ये सारे हो जाते हैं नेचुरल एरर्स। और मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ सिग्नल्स। जब आप सिग्नल जिस पॉइंट पे आप ट्रांसमिट करते हैं वो प्रोपेगेट करता है, उस समय जब रिफ्रैक्शन अगर हो जाता है
तो ये सारी चीजें हैं नेचुरल चीजें, तो ये नेचुरल एरर्स हो गए। तो ये था ईडियम, उसके फंक्शन, उसके डिस्टेंस मेजरमेंट और उसके सारी थ्योरीज जो ईडियम से रिलेटेड होती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टोटल स्टेशन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी पोर्शन आपको समझ में नहीं आया है, आप उस पर कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू।